आज की ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल के टॉप 4 मेजर क्लिफ हैंगर्स की, जिसके बारे में मार्वल हमें बताता तो है, अपनी मूवीज में दिखाता भी है, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है और दुनिया भर की हाइप बटोरने के बाद उसे वैसा ही छोड़ देता है, जो कि काफ़ी अजीब लगता है। एंड आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैंग काउंसिल की, उसके बाद शैंग-ची के रिंग की, इसके बाद हम कमाला के बैंगल्स की बात कर लेंगे। एंड अगर इससे भी मन नहीं भरता तो हम सेलेस्टियल्स की बात कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लॉट था मार्वल का, जो कि सेट किया गया था इटर्नल्स में। एंड इससे भी मन नहीं भरता तो हम मार्वल के जॉन स्नो की बात कर लेंगे, जो कि हमें दिखाया तो गया था एंड उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नील और आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के कुछ मेजर क्लिफ हैंगर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम कैंग काउंसिल से करते हैं। तो हमें कैंग का एक वेरिएंट सबसे पहले लोकी यूनिवर्स में दिखाया गया था, जिसने काफ़ी अच्छा बिल्डअप दिया। एंड इस लोकी सीरीज में हमें कैंग के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करके ये बताया जाता है कि इसने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है जो कि TVA नाम से जाना जाता है। एंड इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये एक मल्टीवर्सल लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट हमें बताया जाता है कि TVA मल्टीवर्स में बन रहे एक्स्ट्रा टाइम लाइन्स को काटने का काम करती है, यानी कि ख़त्म करने का काम करती है, जिससे कि होगा ये कि अगर टाइम लाइन सही चलती रहेगी तो कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जिसके कारण मल्टीवर्सल वॉर छिड़ सके। इन शॉर्ट में अगर बताऊं तो कैंग TVA के सहारे मल्टीवर्सल वॉर को होने से रोक रहा था। एंड जैसा कि हमें पता है कि ऐसा होना तो पक्का ही है, लेकिन कैंग इस इनएविटेबिलिटी को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा था, बचाने की कोशिश कर रहा था, इस चीज़ को प्रिकॉशन ले रहा था TVA के सहारे कि कोई एक्स्ट्रा टाइमलाइन जन्मे ही ना तो कोई डॉक्टर डूम जैसा पैदा ही नहीं होगा, तो मल्टीवर्सल वॉर होगी ही नहीं। एंड इसी के बीच हमारे सामने एक और नया सवाल उठ के आता है कैंग काउंसिल के बारे में, जो कि हमें आगे चल के एंटमैन में दिखाया जाता है, जिसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि इसमें कैंग के बहुत सारे वेरिएंट हैं जो कि किसी के अगेंस्ट है। एंड एंटमैन में जो हमें कैंग का वेरिएंट दिखाया गया था वो एक रोग कैंग का वेरिएंट था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि TVA को बनाने वाला कैंग का वेरिएंट एक्चुअली में इसी रोग कैंग को हराने के बाद TVA का क्रिएशन करता है, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा फिर से शायद होने वाला है। एंड इसी के साथ ही साथ उसको ये भी पता होता है कि इस कैंग के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कैंग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं एंड वो और भी ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं मल्टीवर्सल वॉर पे। तो इसी को प्रिकॉशन के तौर पे ऐसे देखते हुए उन्होंने TVA का गठन किया और इसी के साथ ही साथ उन्होंने एक्स्ट्रा टाइमलाइन जो कि मल्टीवर्स में बन रही थी उन्हें ख़त्म करने का काम शुरू करती है वो। लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद, क्योंकि एंटमैन के बाद हमें किसी तरह की कैंग के बारे में कोई क्लूज नहीं दिए गए एंड नए कैंग काउंसिल के बारे में कुछ बताया गया है, तो क्या अब वो एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि हमें पिछले कई मूवीज़ देखने को मिल गई हैं, कई सीरीज़ देखने को मिल गई हैं मार्वल के द्वारा, लेकिन एक बार भी उसके बारे में कोई हिंट नहीं, कोई क्लू नहीं, जबकि इतना ज़्यादा हाई बिल्ड किया गया था उसके बारे में, लेकिन एट द एंड हमें कुछ मिलता ही नहीं है। जबकि हमें बताया गया था, एक तरह से प्रॉमिस भी किया गया था कि हमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हाई बिल्डिंग वाली मूवी थी, जो कि कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूमस्डे से पहले आने वाली थी। लेकिन फिर से इट्स ऑल फॉर नथिंग, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया। तो शायद इसके पीछे का शायद एक ऐसा रीज़न हो सकता है कि कैंग को प्ले करने वाले जो एक्टर हैं, जिनका नाम जोनाथन मेजर है, उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन चल रहे थे जहाँ के वो नागरिक हैं। इसको देखते हुए मार्वल ने इस प्लान को कैंसिल ही करना सही समझा होगा। एंड इसके पीछे शायद डॉक्टर डूम का भी हाथ है कि मार्वल डॉक्टर डूम को जल्दी लाना चाहता था। एंड इसी के साथ ही साथ अगर तुम्हें पता हो तो जिस टाइम में कैंग डायनेस्टी आ रही थी एंड जिस टाइम में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा हाई बिल्डिंग की जा रही थी, उस टाइम मार्वल के कोई शोज़ और मूवीज़ नहीं चल रही थी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो कैंग के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। एंड इसी के साथ ही साथ अगर मान लो कि कैंग आ भी ज़्यादा अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में, तो उसको हराने के लिए कौन रहता? कौन है? क्योंकि हमारे एलीट अवेंजर्स के टीम में से या फिर OG अवेंजर्स की टीम में से कौन बचा है जो कि कैंग को हराएगा? एंड कहीं ना कहीं ये बंदा मोस्ट ओवर पावर्ड था। बंदा हर एक अवेंजर को 2, 3, 4 बार मिलियंस टाइम मार चुका है। तो तुम मार्वल के ऑडियंस से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारी OG अवेंजर्स की टीम या फिर नई अवेंजर्स की टीम कैंग को हरा देगी? तो मुझे नहीं लगता। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे वेनवू या फिर शैंग-ची के रिंग के बारे में एंड कमाला के बैंगल्स के बारे में। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों कनेक्टेड हैं? क्योंकि जहाँ हमें शैंग-ची के रिंग को एक्सप्लोर करने का मौका ही मिलता है तो हमें पता चलता है कि ये किसी को
मैसेज भेज रहा है। इट्स लाइक ए बीकन जो कि मैसेज भेज रहा है, लेकिन किसको भेज रहा है आज तक हमें नहीं बताया गया। एंड क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि भाई सस्पेंस कैसे क्रिएट होगा। एंड नेक्स्ट तुम बात कर लो कमाला के बैंगल्स की, तो इसका एक पार्ट हमें पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान बंटवारे के बाद कमाला की दादी के पास था एंड अब कमाला के पास है, जो कि मैं समझता हूँ। लेकिन नेक्स्ट पार्ट मून पे कैसे मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही वाहियात सा थ्योरी थी कि कैसे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मिस मार्वल में इसके बाद क्या होता है। इसके साथ साथ मुझे ये समझ नहीं आता कि ये उस पावर को स्वैप कैसे कर लेती हैं, लेकिन मिस मार्वल से कैप्टन मार्वल कैसे स्वैप कर पाती हैं, ये काफ़ी अजीब सी थ्योरी है। एंड अगर तुम देखो तो शैंग-ची के रिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है, क्योंकि हमें उसके ओरिजिन स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि वो वेनवू के पास कैसे आया। बताया जाता है कि वेनवू को वो किसी कुएं में मिले, लेकिन कैसे मिले उसे भी नहीं पता। बट हमें आज तक इस चीज़ के आंसर्स नहीं मिले हैं। एंड मैं हर मार्वल की मूवी देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, एंड मैं क्लूज़ को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मार्वल ऐसे कोई क्लूज़ दे रहा है जिससे हम इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएँ। आई एम श्योर कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें इसके बारे में कुछ हिंट दे दिया जाए, जो कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एंड मुझे ऐसा उम्मीद है कि फ्यूचर में शायद मार्वल इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन बैठा दे एंड इन दोनों के जो ओरिजिनल मास्टर होंगे, जो कि जिन्होंने इसे बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे, जिसके बारे में मैं सोच के चल रहा हूँ। वेल, अब हमने कैंग काउंसिल और शैंग-ची के रिंग के बारे में बात कर ली है, तो अब बात कर लेते हैं मार्वल में एग्जिस्टिंग गॉड यानी कि सेलेस्टियल्स की, क्योंकि हमें इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले इटर्नल मूवी में एज ए सेलेस्टियल, जो कि इस यूनिवर्स का क्रिएशन करते हैं। इसके साथ साथ हमें सेलेस्टियल्स के ओरिजिनल स्टोरी भी बताई जाती है कि ये एक्चुअल में बॉर्न कैसे होते हैं। तो इन्हें ह्यूमन के लाइफ फोर्स यानी कि किसी भी लिविंग क्रिएचर के लाइफ फोर्स पे ये फीड होते हैं एंड पृथ्वी के अंदर ही पलते हुए बनते हैं। एंड जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं बाहर आने के लिए, तब ये पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं इमरजेंस, जैसे कि हमें इटर्नल मूवी में बताया गया है। लेकिन इन द केस ऑफ अर्थ ये केस पूरी तरह से बदल जाता है, ऑल थैंक्स टू सर्सी, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चलता है कि सर्सी ने उस सेलेस्टियल को, जो कि अर्थ के अंदर फीड कर रहा था ह्यूमन लाइफ फोर्स पे, एंड जब इमरजेंस का वक्त आता है तो सर्सी उसे कन्वर्ट कर देती है एडमेंटियम में, जिसके कारण हमें मार्वल का वन ऑफ द बिगेस्ट क्लिफ हैंगर देखने को मिलता है, जो कि होता है कि खुद अरिशम पृथ्वी पर आता है इटर्नल से बात करने। एंड ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, लेकिन जब इतनी ही बड़ी बात होती है तो किसी भी अर्थवासी ने इटर्नल्स को छोड़ के उन्हें मेंशन क्यों नहीं किया, उनके बारे में नोटिस क्यों नहीं किया। यहाँ पर हमें हमारा जॉन स्नो, जो कि मार्वल में दिखाया गया था, मुझे अभी उसका नाम तो नहीं याद है मूवी वाला, लेकिन हमें जिस तरह से बताया गया था इस बंदे के बारे में कि ये बंदा भी किसी तरह से इसके एंसेस्टर जो थे वो भी एक सुपर हीरो थे किसी चीज़ के, आई डोंट नो कि वो क्या था, लेकिन इनके पास एक तलवार थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी, जो कि इन्हें पावर देखती थी। ऐसा कुछ बताया गया है मूवीज़ में, जो कि एक और क्लिफ हैंगर हो जाता है हमारे लिए, जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में आगे चल के कोई जानकारी नहीं दी गई। फिर से तो मैं मार्वल वालों से पूछना चाहूँगा, क्या मज़ा आता है हमारे सामने कुछ ऐसे चीज़ें डाल के और ऐसे तड़पते हुए छोड़ जाना? तुम्हें किस तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है, किस तरह की ये फेटिश है? बट हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब जैसा कि हमें पता है कि इटर्नल्स के 2 टीम हो चुके हैं, एक अरिशम से मिलने जाएगा और दूसरा बाकी इटर्नल्स को ढूंढने जाएगा दूसरे यूनिवर्सेस में। तो यहाँ पर हमें पता था, लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि इटर्नल्स मूवी उतना अच्छा काम नहीं कर पाई एंड उतना अच्छा कमा नहीं पाई, जिसके कारण इसके सीक्वल पे काम नहीं शुरू हुआ, जो कि मार्वल ने फिर से प्लान ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पर हमें अरिशम के बारे में, सेलेस्टियल्स के बारे में, इटर्नल्स के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई थी और उस तलवारधारी बंदे के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई थी, वो धरी की धरी रह गई। वो उतनी सारी हाइप जो बिल्डअप हुई थी वो भी धरी की धरी रह गई। बाकी कहने को तो बहुत सारे क्लिप हैंगर्स हैं जो कि मार्वल ने छोड़े हैं, लेकिन मुझे एक और के बारे में बात करनी है, जो कि है कि रॉकेट के बर्थडे पर जब गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी उसे गिफ्ट दे रहे थे तो उसे नेब्यूला ने बकी का वाइब्रेनियम वाला हाथ कैसे दे दिया। ये काफ़ी ज़्यादा ही फैंटेसाइज करने वाली चीज़ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नेबुला ने उसका डुप्लीकेट बनाया हो, ऐसा हो सकता है। एंड अब हम उस फ्रेंचाइजी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि स्पेस में जाती है, मल्टीवर्सन विलन से लड़ती है, यहाँ तक कि हमें एलियंस भी दिखाए गए हैं इसमें। तो एंड इसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स, इतने सारी लड़ाइयाँ सुपर हीरो वाली,
एंड इन सब के बीच किसी ने वाइब्रेनियम के हाथ का डुप्लीकेट बना दिया तो क्या ही बुरा कर दिया। बाकी आई होप कि मार्वल इन सारे क्लिफ हैंगर्स एंड इन सारे सवालों का जवाब दे दे अवेंजर्स डूम्सडे से पहले। नहीं तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या हमारा स्टार लॉर्ड अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा, क्या हमारा शैंग-ची अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं तो मैं इन सारे कैरेक्टर्स को देखना चाहूँगा। और क्या शी हल्क अवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी, सोचने वाली बात है। बाकी तुम अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि आई एम श्योर अच्छी लगी ही होगी, तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। वैसे ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं जाते, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, तो देख लिए। थैंक्स प्लेन।